हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के यूनिट 10 का एक टॉपिक है फूड इंस्टीट्यूट, जिसमें हम CERTI, निफ्टेम, ICAR, ICMR और DFRE के प्रश्न कर रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 32 प्रश्न तक क्वेश्चंस तक हमने इसको कर लिया था। आज हम 33वें प्रश्न से जारी करेंगे। तो अगर आपने इसका लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। और जो ये आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, इसमें जितने भी स्टेट PSC हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उन सारे PSC के जो एग्ज़ाम हैं उनके सारों के PYQ इसमें शामिल कर दिए गए हैं। जैसे कि आपका इसमें महाराष्ट्र PSC का हो गया, UPSC हो गया, बिहार PSC हो गया, राजस्थान हो गया। तो जितने भी राज्य हैं सारों के इसमें PYQ शामिल कर दिए गए हैं। तो आपको ये प्रश्न रट लेना है, क्योंकि जो MBPSC है वो दूसरे आयोग के प्रश्न को कॉपी पेस्ट करता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 33 प्रश्न से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है CFTRI की स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी। कौन सी? स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है आपका खाद्य अपशिष्ट निपटान। दूसरा ऑप्शन है आपका दुग्ध एवं पेय पदार्थों को पाउडर रूप में बदलना। तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य रंग निर्माण। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फ्लेवर एक्सट्रैक्शन। तो बताइए स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग? ऑप्शन सी खाद्य रंग निर्माण, मतलब जो आपके खाने वाले फूड कलर होते हैं उनके निर्माण के लिए आपकी स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और एक किसने विकसित की थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, CFTRI। कौन? CFTRI। अगला प्रश्न है ICMR का NNMB। कौन सा? NNMB किस विषय पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है आपका फूड एडेप्टेज। सेकंड ऑप्शन है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन है आपका न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि NNMB किस सब्जेक्ट पर कार्य करता है। बताइए किस पर करता है? तो ऑप्शन सी न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका DFRL द्वारा, किसके द्वारा? DFRL द्वारा तैयार किए गए खाद्य उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? जो आपके फूड होते हैं तो उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए 2 महीने 3 महीने और इंक्रीज करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका UTH। दूसरा ऑप्शन है आपका क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। तीसरा ऑप्शन है आपका HPP, मतलब हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका MAP, मतलब आपका मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो आपको इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, एक तो HPP का और एक है आपका MAP का। दोनों के आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। तो बताइए कि अगर आपको खाद्य उत्पादों की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना है तो आप किस तकनीक का उपयोग करोगे? किस तकनीक का करोगे आप? ऑप्शन डी MAP, मतलब मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। अगला प्रश्न है CFTRI द्वारा, किसके द्वारा? CFTRI द्वारा विकसित कौन सी तकनीक इंस्टेंट
फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। जो आपके इंस्टेंट फूड होते हैं उनके जो पैकेट्स की गुणवत्ता बढ़ाने में ऐसी कौन सी तकनीक है जो सहायक है? तो पहला ऑप्शन है आपका एसेप्टिक पैकेजिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका हाई प्रेशर कुकिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सट्रूजिंग टेक्नोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वैक्यूम ड्राइंग। तो बताइए इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है ICAR के अधीन कार्य करने वाला NDRI संस्थान किस क्षेत्र में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है आपका अनाज अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है आपका दुग्ध अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है आपका मत्स्य पालन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खाद्य अवशिष्ट प्रबंधन। तो बताइए NDRI जो आपकी संस्थान है यह किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ऑप्शन बी दुग्ध अनुसंधान। NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है निफ्टेम द्वारा स्थापित फूड टेस्टिंग लैब, क्या फूड टेस्टिंग लैब का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कृषि प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है खाद्य गुणवत्ता परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग डिज़ाइन एंड लास्ट ऑप्शन है शीत भंडारण। तो बताइए फूड टेस्टिंग लैब का कार्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन बी खाद्य गुणवत्ता परीक्षण। अगला प्रश्न है रेडी टू ईट कॉम्बैट राशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? मतलब जो रेडी टू ईट आपका जो आजकल चल गया है कि रेडी टू ईट आपके पैकेट्स आने लगे हैं, तो वो उसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका ICMR, दूसरा ऑप्शन है आपका DFRL, तीसरा ऑप्शन है निफ्टेम एंड लास्ट ऑप्शन है फसाई। तो बताइए रेडी टू ईट जो आपका पैकेट वाला फूड है उसको डेवलप्ड किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन बी DFRL। इन सारों की फुल फॉर्म मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है ICMR का कौन सा अंग विशेष रूप से पोषण अनुसंधान पर केंद्रित है? किस पर? पोषण अनुसंधान पर। पहला ऑप्शन है आपका NIN मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है आपका IARI, तीसरा ऑप्शन है NDRI एंड लास्ट ऑप्शन है NIF निफ्टेम। क्या है? निफ्टेम। तो बताइए पोषण अनुसंधान पर केंद्रित कौन सी संस्था है? कौन सी होगी? NIN। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। और अगर इसका पुराना नाम पूछ ले कि निन का पुराना नाम क्या था, तो निन का पुराना नाम बेरी बेरी था। क्या था? बेरी बेरी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ICAR के तहत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कौन सी? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए
कौन सा संस्थान कार्यरत है? पहला ऑप्शन है आपका IIVR, दूसरा ऑप्शन है आपका सिफेट, तीसरा ऑप्शन है आपका IIPR एंड लास्ट ऑप्शन है आपका IISR। तो बताइए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी संस्थान कार्यरत है? कौन सी होगी? ऑप्शन बी सिफेट, CIPHET। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल, सी मतलब आपका सेंट्रल, आई मतलब इंस्टीट्यूट, पी मतलब हो जाएगा आपका पोस्ट, एच मतलब हो जाएगा आपका हार्वेस्ट, ई मतलब आपका इंजीनियरिंग एंड टी मतलब आपका टेक्नोलॉजी। तो मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, फसाई के अनुसार खाद्य उत्पाद में ट्रांस फैट की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? किसकी? ट्रांस फैट की। 2022 के अनुसार बोला उन्होंने। पहला ऑप्शन है आपका 5% होना चाहिए ट्रांस फैट की अधिकतम मात्रा, दूसरा ऑप्शन है 2% होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है 1% होना चाहिए एंड लास्ट ऑप्शन है 0% होना चाहिए। तो बताइए ट्रांस फैट की अधिकतम मात्रा 2022 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 2%। अगला प्रश्न है, DFRL में प्रयुक्त लाइयोफिलाइजेशन तकनीक क्या है? कौन सी? लाइयोफिलाइजेशन। पहला ऑप्शन है आपका स्टीरिलाइजेशन बाय UV, मतलब जो आपके UV रेज होते हैं उनसे होने वाला। दूसरा है आपका माइक्रोवेव ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रीज ड्राइंग एंड लास्ट ऑप्शन है हॉट एयर डिहाइड्रेशन। तो बताइए लाइयोफिलाइजेशन तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी फ्रीज ड्राइंग। अगर आपको लाइफोफिलाइजेशन नहीं लिखा आता है तो इसका दूसरा नाम, मतलब इसका एक दूसरा नाम है क्या? फ्रीज ड्राइंग। या तो ये आपको आ जाएगा एग्जाम में या आपको ये आ जाएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है, ICAR की स्थापना कब हुई? किसकी? ICAR। पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1948 एंड लास्ट ऑप्शन है 1956। तो बताइए ICAR की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी 1935 में हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ICAR द्वारा निर्धारित RDA में नहीं आता है? मतलब जो आपका RDA होता है उसमें ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका आयरन, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है लेड एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन B12। तो बताइए RDA में कौन सा पोषक तत्व शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी लेड। लेड को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि यह एक विषैला तत्व है, मतलब पॉइजनिंग एलिमेंट है, इसलिए इसको RDA में शामिल नहीं किया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने आपको यहाँ पे ICAR बताया है, इसका जो पुराना नाम था
क्या था वो, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आपको इसका पुराना नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, DFRL द्वारा विकसित रिटोर्ट पाउच फूड्स की सेल्फ लाइफ सामान्यता कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 6 महीने, दूसरा ऑप्शन है 12 महीने, तीसरा ऑप्शन है 24 महीने एंड लास्ट ऑप्शन है 36 महीने। तो बताइए सेल्फ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन बी 12 महीने। कितनी होती है, 12 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अगला प्रश्न है, CFTRI द्वारा विकसित इंस्टेंट एनर्जी मिक्स। क्या, इंस्टेंट एनर्जी मिक्स। आपको ये याद रखना है कि इसको विकसित किसने किया है ना। तो आपको ये सारी चीज़ इसमें याद रखनी है कि विकसित किसने किया है, इसका काम क्या है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछ लिए गए हैं। तो आपको सारे प्रश्न एकदम रट लेने हैं और इसके इर्द गिर्द के जो फैक्ट हैं आपको वो भी एक बार देख लेने। हालांकि मैं आपके लिए वो भी करा दूंगा, फिर भी थोड़ा आप अपनी तरफ से भी इसके आसपास के जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आयोग पूछ लेता है प्रश्न। तो क्वेश्चन था, CFTRI द्वारा विकसित इंस्टेंट एनर्जी मिक्स में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल वसा और प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, तीसरा ऑप्शन है केवल शुगर और फाइबर एंड लास्ट ऑप्शन है केवल विटामिन। तो बताइए इंस्टेंट एनर्जी मिक्स में क्या दोगे आप। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको केवल वर्ड लिखा दिख जाए तो समझ लेना वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह एक नेगेटिव आंसर को शो करता है। तो केवल वाला कभी होगा नहीं आंसर। तो केवल वाला अगर आ जाए तो उसको आप पहले ही उसको कट कर देना। तो क्या इसका आंसर बचेगा फिर, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICAR द्वारा विकसित पूसा हाइड्रोजेल का मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है आप पौधों को कीटों से बचाना, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण के लिए मृदा में नमी बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है बीज उपचार एंड लास्ट ऑप्शन है पौधों की वृद्धि को रोकना। तो बताइए पूसा हाइड्रोजेल का मुख्य उपयोग क्या है। क्या होगा, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है। तो आप इसका कॉमन सेंस का भी यूज करके सही कर सकते थे आंसर। ऑप्शन बी जल संरक्षण के लिए मृदा में नमी बनाए रखना। अगला प्रश्न है, फसाई के अनुसार खाद्य उत्पादों में सोडियम की अधिकतम सोडियम की अधिकतम अनुशंसित सीमा क्या है। पहला ऑप्शन है 200 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 500 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है 1200 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो बताइए सोडियम की अधिकतम अनुशंसित सीमा क्या है। तो ऑप्शन सी 500 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न द्वारा प्रस्तावित बैलेंस्ड डाइट चार्ट फॉर इंडियन
एडल्ट्स में दैनिक ऊर्जा आवश्यकता पुरुषों के लिए लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन है आपका 1500 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 1800 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 2320 किलो कैलोरी एंड लास्ट ऑप्शन है 2700 किलो कैलोरी। तो बताइए कितनी है ज़रूरत? कितनी होगी? ऑप्शन डी 2700 किलो कैलोरी। और ये जो 2700 किलो कैलोरी है ये मॉडरेट एक्टिविटी के लिए है, मतलब जो आपका मध्यम कार्य होता है ना एकदम, तो उसके लिए 2700 किलो कैलोरी चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम CFTRI द्वारा, इसमें एंजाइम बताना आपको कि कौन सा एंजाइम CFTRI द्वारा उपयोग में लाया जाता है फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन के लिए? पहला ऑप्शन है पैक्टिनेज, दूसरा ऑप्शन है एमाइलेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीएज एंड लास्ट ऑप्शन है लाइपेज। तो बताइए कौन सा एंजाइम CFTRI द्वारा उपयोग में लाया जाता है फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन के लिए? ऑप्शन ए पैक्टिनेज। अगला प्रश्न है, ICMR की 2020 की RDA रिपोर्ट के अनुसार एक वयस्क महिला के लिए दैनिक आयरन की आवश्यकता कितनी है? पहला है 17 मिलीग्राम पर डे, दूसरा ऑप्शन है 21 मिलीग्राम पर डे, तीसरा है 29 मिलीग्राम पर डे एंड लास्ट ऑप्शन है 32 मिलीग्राम पर डे। तो कितनी चाहिए 2020 की जो RDA रिपोर्ट है उसके अनुसार? कितनी चाहिए? ऑप्शन सी 29 मिलीग्राम प्रति दिन। आपको 2000 कमेंट बॉक्स में 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी अनुशंसित मात्रा बोली गई है आयरन की, आपको वो बताना है। अगला प्रश्न है, DFRL में विकसित कौन सी तकनीक सैनिकों को बिना आग के भोजन गर्म करने की सुविधा देती है? किसके, मतलब आप बिना आग की आप क्या कर सकते हो, भोजन गर्म कर सकते हो। किसके लिए है लेकिन ये सैनिकों के लिए है। पहला ऑप्शन है आपका रिटोर्ट टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लेमलेस राशन हीटिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका थर्मोपैक हीटिंग। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी फ्लेमलेस राशन हीटिंग। क्या? फ्लेमलेस राशन हीटिंग। अगला प्रश्न है, फसाई द्वारा FOSTAC प्रोग्राम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? आपको याद रखना है जो ये प्रोग्राम है किसने शुरू किया, इसको फसाई ने शुरू किया है। एक तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये प्रोग्राम किसने शुरू किया है, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है फूड साइंस में रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टअप्स को अनुदान एंड लास्ट ऑप्शन है R&D पेटेंट। तो बताइए इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। अगला प्रश्न है, सिफेट किस प्रकार की अनुसंधान गतिविधि पर केंद्रित है?
पहला ऑप्शन है आपका कृषि उपकरणों का निर्माण। दूसरा ऑप्शन है आपका कटाई उपरांत खाद्य प्रसंस्करण एवं यांत्रिकी। तीसरा ऑप्शन है दुग्ध प्रसंस्करण। एंड लास्ट ऑप्शन है पोषण सुधार। तो बताइए कौन सी गतिविधियों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन बी कटाई उपरांत खाद्य प्रसंस्करण एवं यांत्रिकी। और जो आपका CIPHETS का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैंने आपको रिपीट फिर से कर दिया है। फसाई के द्वारा ईट राइट इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन है 2015। दूसरा ऑप्शन है 2017। तीसरा ऑप्शन है 2018 एंड लास्ट ऑप्शन है 2019। तो बताइए ईट राइट इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी 2018। अगला प्रश्न है निपटेम द्वारा विकसित स्मार्ट फूड स्पॉयल एज डिटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है आपका बायो सेंसर वेस्ट डिटेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका क्लोरीमेट्रिक पेपर टेस्ट। तीसरा ऑप्शन है आपका UV एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट ऑप्शन है थर्मल रेसिस्टेंस। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए बायो सेंसर बेस्ड डिटेक्शन। अगला प्रश्न है ICMR द्वारा प्रकाशित न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस 2020 में प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा मतलब RDA में जो प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा है 2020 के अनुसार बताना है कि वयस्क पुरुषों के लिए क्या है। किसके लिए। वयस्क पुरुषों के लिए क्या है। पहला ऑप्शन है 40 ग्राम प्रतिदिन। दूसरा ऑप्शन है 50 ग्राम प्रतिदिन। तीसरा ऑप्शन है 60 ग्राम प्रतिदिन एंड लास्ट ऑप्शन है 65 ग्राम प्रतिदिन। तो बताइए वयस्क पुरुषों को RDA 2020 के अनुसार कितना प्रोटीन चाहिए है। कितना चाहिए। ऑप्शन सी 60 ग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है CFTRI द्वारा विकसित फोर्टिफाइड सॉल्ट कौन सा फोर्टिफाइड सॉल्ट में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल आयोडीन। दूसरा ऑप्शन है आयोडीन और फॉलिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और आयरन एंड लास्ट ऑप्शन है आयरन और जिंक। तो बताइए फोर्टिफाइड सॉल्ट में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन सी आयोडीन और आयरन। कौन कौन से आयोडीन और आयरन। अगला प्रश्न है ICAR और IARI द्वारा विकसित पूसा कृषि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड वितरण। दूसरा ऑप्शन है कृषि मौसम पूर्वानुमान। तीसरा ऑप्शन है कृषि जानकारी एवं तकनीक किसानों तक पहुंचाना एंड लास्ट ऑप्शन है बीज वितरण। तो बताइए पूसा कृषि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या होगा। कृषि जानकारी एवं तकनीक किसानों तक पहुंचाना। एक काम करते हैं आज 60 प्रश्न हो गए हैं तो 61वें प्रश्न से अगली वीडियो में कर लेंगे
क्योंकि ये वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी, जिससे फिर आप लोगों को फैक्ट को याद करने में दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसे ही करते हैं कि 61 प्रश्न से अगले लेक्चर में कर लेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके लेक्चर 3rd में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।